आएंगे देश की तमाम 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो कि आ रही है नेपाल से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आज कैबिनेट मीटिंग में संसद भंग करने का फैसला लिया गया है। संसद भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण जी श्रेष्ठ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जल्दबाजी में किया गया, ये लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है और राष्ट्र को पीछे ले जाएगा। साथ किरोड़ी सिंह जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरोड़ी सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी केपी शर्मा को कि औचक तौर पर अचानक उन्होंने कैबिनेट की एक बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई और उसके बाद राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी संसद भंग करने की। बड़ा घटनाक्रम है ये। देखिए, इसके आंतरिक राजनीति और बाहरी संबंध दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण है। नेपाल की आंतरिक राजनीति, जो शासक दल है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और ओली के बीच में लंबे समय से डिफरेंसेस चल रहे हैं और पार्टी के सभी बड़े नेताओं से उसने बातचीत भी की, लेकिन उन जो दोनों में डिफरेंसेस थे उनका कोई समाधान नहीं निकला। तो ये तो एक आंतरिक राजनीति का दबाव था। बाहरी राजनीति में नेपाल एक छोटा देश है और भारत की नीति ये रही है कि पड़ोसी पहले की नीति रही है। दूसरी तरफ चाइना भी नेपाल में अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहता है। तो भारत और चीन दोनों ही कूटनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा सक्रिय नेपाल में इस समय हो गए हैं। तो बाहरी राजनीति का प्रभाव भी उनके नेपाल की आंतरिक राजनीति को निर्धारित कर रहा था। एक तरफ ऐसा था कि नेपाल चीन की तरफ झुकाव हो रहा है और भारत के साथ सीमा विवाद का इश्यू भी ओली ने उठाया, तो ओली के स्वयं के राजनीतिक दल में भी इसका विरोध हुआ। तो इस तरह का भारत से कभी दूर जाने की कोशिश करते हैं, कभी चीन किससे दूर हट के भारत की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संकट था। और आंतरिक राजनीति जिस तरह की है, वह नेपाल में आजकल मोनार्की को रेस्टोर करने का आंदोलन भी चल रहा है कि राजतंत्र को खत्म करके हमने बहुत बड़ी गलती की है, पुनः राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करें। तो इस तरह की स्थिति दोनों ही तरफ से, घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दबाव में ओली के सामने एक विकल्प था कि वो पार्लियामेंट को भंग करे और नया चुनाव करवाए। ऐसी स्थिति में उनको एक खतरा लग रहा था कि कैबिनेट अगर बुलाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, तो बहुत से मंत्री इसका विरोध कर सकते हैं। तो उन्होंने पिछले हफ्ते ही एक ऑर्डिनेंस पास करके और राष्ट्रपति से अप्रूव करवा लिया। अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो भी कैबिनेट मीटिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो सकती है। और उन्होंने मीटिंग बुला के संसद को भंग करने का निर्णय लिया है। तो ये पूरा एक दिन का नहीं है कि इमीडिएटली कोई डिसीजन लिया है। इसलिए लंबे समय से जिस तरह के राजनीतिक दांव पेच और उठापटक चल रही थी, उसका एक परिणाम है, फाइनल परिणाम ये निकला है। तो अब राष्ट्रपति के लिए ये आवश्यक होगा कि वो उनकी सिफारिश को माने और पार्लियामेंट को भंग करे और नया चुनाव होगा। चुनाव के बाद किस तरह के समीकरण बनते हैं अभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से भारत और चीन दोनों वहां के चुनावी मुद्दे रहेंगे कि भारत के साथ संबंध कैसे रखे जाएं, चीन के साथ कैसे रखे जाएं, अच्छा दोस्त कौन है, कौन नेपाल के विकास में ज्यादा मदद कर सकता है। तो भारत को भी बहुत ही एक सतर्क तरीके से ऐसे जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है और उसको अब ध्यान में रखकर ही नेपाल की राजनीति में कोई स्टेटमेंट देना है। मुझे मालूम है कि भारत के कूटनीतिज्ञ हैं, वो बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो भारत इस मामले में कोई ज्यादा रुचि नहीं लेगा। भारत का यही कहना होगा कि ये नेपाल की आंतरिक राजनीति है, चुनाव होते हैं तो भारत किसी भी रूप में कोई रोल प्ले नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी वो नेपाल के राजनीतिक दल हैं, वो भारत को वहां की आंतरिक राजनीति में निश्चित रूप से घसीटेंगे
तो ऐसा निश्चित रूप से होगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक लिया हुआ निर्णय है। जो भी राजनीतिक तरीके से जो उठापटक हो रही थी, उसका अंतिम परिणाम संसद के भंग के रूप में उभर कर सामने आया। जी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।